जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने के लिए नहीं, इस वीडियो में हम स्टार्टिंग करने के लिए आए हैं घटना चक्र बुक को। तो आप लोग को मैं डिटेल में बता दूं कि कैसे हमारी क्लास चलेगी, उसी के बारे में। बात ये थी कि मैंने आप लोगों से ही पूछा था कि कौन सी बुक चलानी चाहिए। फर्स्ट बुक मैंने दिया था कि ज्ञान बिंदु का जो टेस्ट सीरीज है दरोगा का, उसे स्टार्ट करें, या फिर घटना चक्र की जो बुक है पूर्वावलोकन वाली, वो स्टार्ट करें, या फिर दोनों स्टार्ट करें। तो यूट्यूब से ज़्यादा वोट आए हैं घटना चक्र के लिए, और टेलीग्राम से ज़्यादा वोट आए। टेलीग्राम ग्रुप जो मेरा अपना है, सुपर कॉप आरजी के नाम से, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि वहाँ पे आपको जो भी क्लास होगी उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो मतलब टेलीग्राम ग्रुप से आया कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना चाहिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। तो मुझे लगा कि दोनों चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने एक वीडियो में आप लोग को बता चुका हूँ कि अपनी जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की टेस्ट सीरीज रहेगी, यानी दरोगा वाली जो टेस्ट सीरीज रहेगी, वो वीक में 3 दिन आएगी। फर्स्ट आएगी मंगलवार को, दूसरा आएगी गुरुवार को, और तीसरा आएगी शनिवार को। और जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन वाली बुक है, वो भी वीक में 3 दिन आएगी। जो फर्स्ट आएगी सोमवार को, दूसरा आएगी बुधवार को, और तीसरा आएगी शुक्रवार को। तो उसी को स्टार्ट करने के लिए मैं इस वीडियो में आया हूँ कि आप लोगों को बता दूँ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। और मैं सोच के रखा हूँ कि जो ये वीडियो आएगी, ये वीडियो आप लोग को शाम में मिलेगी 5 बजे। शाम में 5 बजे आप लोग को ये वीडियो डेली मिलेगी। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि शाम में वीडियो सही रहेगा या सुबह में। तो अगर आप लोग का ज़्यादा कमेंट आता है कि सुबह में होना चाहिए, तो मैं सुबह में डाल दिया करूँगा, या फिर अगर शाम में होना चाहिए तो मैं शाम में ही वीडियो लाते रहूँगा। ठीक है, तो यही बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा था। तो बस अब स्टार्ट करूँगा घटना चक्र की बुक। फर्स्ट लेसन से मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ पॉलिटी। ठीक है, तो पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, और पॉलिटी ख़त्म होते ही फिर हम लोग दूसरा बुक की तरफ बढ़ेंगे। हमारे पास सारी सब्जेक्ट की बुक लगभग आ चुकी है, मैं ख़रीद के ले आया हूँ। और 2023 का एडिशन वाला जो बहुत ही न्यू बुक है सभी, तो उसी को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्क्रीन के थ्रू हम स्टार्ट करते हैं अपनी बुक को। तो दोस्तों यही है अपना घटना चक्र की पॉलिटी की बुक, आप लोग को दिख रहा होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की ये बुक है, जिसे हम लोग अभी कवर करेंगे, स्टार्ट करेंगे पढ़ाई करना। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें जो है टोटल 42 टॉपिक हैं। तो 42 टॉपिक है, तो मेरा कोशिश रहेगा कि 42 दिन में से कवर कर लें। अगर छोटा छोटा टॉपिक रहेगा तो एक दिन में हम लोग 2-2 टॉपिक कवर कर लिया करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। क्या है आप लोग देख सकते हैं, ऐसा ही पीडीएफ आपको मिलेगा। कितना क्लियर पीडीएफ है आप देख सकते हैं, कितना भी जूम कीजिए फ़ोटो इसका फटता नहीं है। तो ऐसा ही पीडीएफ आपको मिलेगा, जो मैं अपने बुक से मैं खुद से ही बनाया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, पीडीएफ स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से कि क्या है नहीं है। तो हमारी कोशिश रहेगी पहले इसको पढ़ लें, जो इसका दिया हुआ सब्जेक्ट है, और उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को पढ़ना है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ था उसके लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से लेकर 1853 तक जो अधिनियम हुआ था। और दूसरा है ब्रिटिश ताज के, मतलब 1853 तक, और 1858 में जो ब्रिटिश क्राउन जो थे वो अपने शासन में ले लिए थे, तो इसलिए यहाँ पे आ गया ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947 तक। चलिए अब पढ़ते हैं क्या दिया हुआ इसके बारे में। कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम को लेके पढ़ाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिया हुआ है, ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दे दिया गया। ठीक है, और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया। और उसका कार्यकाल कितना था, तो वो जो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का जो गठन किया गया, उसका कार्यकाल था 5 वर्ष का, इसे भी ध्यान रखेगा। और उनमें किनको किनको शामिल किया गया था, तो उनमें इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग जो थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, वारेन हेस्टिंग, इसे ध्यान रखिएगा। तथा 4 कार्यकारी सदस्य समिति कौन थे, फ्रांसिस थे, क्लेवरिंग थे, मानसन थे, और बॉर्डवेल थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 100% गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। इसे प्रमुख मामले यथा विदेश नीति में मद्रास और मुंबई के प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत, जो 1773 का जो एक्ट है, इसी के तहत 1774 में कोलकाता में
उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब नेक्स्ट दिया है, कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया, किसमें? 1773 के एक्ट में। ठीक है, अब आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1774 के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें डिटेल में नहीं दिया हुआ, आप लोग अगर डिटेल खोजेगा तो डिटेल में इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन शॉर्ट में दिया हुआ है और क्वेश्चन सॉल्व करने आसान हो जाता है इसी से। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आ गया, द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। कंपनी का जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्य था उसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा पृथक्करण कर दिया गया, यानी अलग अलग कर दिया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामले के अधीक्षण की अनुमति दे दी गई। जब इस एक्ट में क्या किया गया, निदेशक मंडल जो थे उन्हें व्यापारिक मामले का अधीक्षण दे दिया गया कंपनी के द्वारा। ठीक है, परंतु राजनीतिक मामले का किसे दिया गया? नियंत्रण बोर्ड को दिया गया। किसको? नियंत्रण बोर्ड को। निदेशक मंडल को दे दिया गया व्यापारिक मामले का, और राजनीतिक मामले का दे दिया गया नियंत्रण बोर्ड को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 1786 का अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त अथवा लागू करने का भी अधिकार दे दिया गया। कब दिया गया? 1786 के अधिनियम में। ध्यान रखिएगा, अभी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को जवाब भी देना है इसी में। ठीक है, आगे है, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। जो गवर्नर जनरल थे, अच्छा ये बताइए, अभी गवर्नर जनरल कौन थे? अभी मैंने बताया था कि वारेन हेस्टिंग जो थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे है, ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। किसने प्राप्त किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम प्राप्त किए। ठीक है, अब आ जाते हैं 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन से एक्ट के अंतर्गत कंपनी के जो अधिकार थे उसे 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया, तो आप लोग क्या बोलिएगा? 1793 का चार्टर एक्ट के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया। क्वेश्चन में अगर आता है कौन से एक्ट के तहत प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया, तो क्या जवाब दीजिएगा? 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी का जो भारतीय व्यापार था उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ चाय का व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। चीन के साथ जो व्यापार थी तथा दूसरा जो है चाय का व्यापार, इस पे जो था कंपनी का एकाधिकार बना रहा। नेक्स्ट क्या हुआ? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया उसके द्वारा क्या किया गया? बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उन्हें संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्टर एक्ट, कौन सा चार्टर एक्ट? 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसका धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश एवं वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य करने थे। कंपनी के जो थे, जो भी यानी जो चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार था उसे भी समाप्त कर दिया गया। अब सिर्फ भविष्य में कंपनी क्या कर सकती थी? केवल राजनीतिक कार्य कर सकती थी। गवर्नर जनरल के परिषद में एक कानूनी सदस्य, जो चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया, तो उसमें सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इस एक्ट के तहत 100% गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। फिर आगे हम लोग कब? 1853 के चार्टर एक्ट में। इसमें क्या किया गया? जो विधायी शक्तियाँ थी और कार्यपालिका शक्तियाँ थी इसे अलग करने का यानी पृथक्करण करने का व्यवस्था किया गया। विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की एक विधायी परिषद की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर क्या बोला गया? भारतीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। ठीक है, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता शुभारंभ किया गया। चलिए क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था? अभी मैंने पढ़ा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें ये प्रावधान दिया गया था। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका जो डिटेल दिया रहेगा उसे भी पढ़ते जाएं, जिससे कि जितनी ज़्यादा बार रिवीजन होगी उतना अच्छा हम लोग के लिए होगा। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ का प्रावधान किया गया, इसमें 1774 में इसकी स्थापना की गई और सब प्रथम जो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है,
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पढ़ लेते हैं हम लोग। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई है, तो सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे। अभी मैंने बताया कौन थे, सर एलिजा इम्पी जो थे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसका आंसर केवल एक होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इसमें व्याख्या नहीं दिया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, ठीक है। इसमें सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। फर्स्ट क्या दिया है, नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई थी बताइए। तो नियामक अधिनियम जो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसी में नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। दूसरा आ गया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो आपको पता ही होगा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस में किया गया था। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है हम लोग को। तो आगे क्या, नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई, तो ये की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 आया था, उसके तहत नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। दूसरा आगे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपको पता है कि नियामक अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तीसरा आ गया इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो दी गई थी, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा दी गई, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो ये चार्टर अधिनियम 1833 में इसकी नियुक्ति की गई थी। तो किससे सर्वप्रथम ऐड किया गया था इसकी जगह पे, तो इसे किया गया था मैकाले को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो इसका पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका डिटेल, क्योंकि सेम बात दिया हुआ जो मैंने बताया अभी। नेक्स्ट आ गया निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, बताइए। तो 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा, ये सही है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के द्वारा, ये भी सही है। प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद के द्वारा, ये भी सही। 1 2 3 और तीनों सही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। IAS प्री में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। हम लोग तो सिर्फ जानते थे कि 1813 का चार्टर एक्ट, बाकी ये दोनों ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद के द्वारा भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी, ठीक है। तो हम लोग इसका पढ़ेंगे डिटेल, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसका डिटेल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष क्या किया गया कि 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया। कब किया गया, 1823 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन जो 1823 ईस्वी में किया गया, इसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये के अनुदान की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें आंग्ल एवं प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक शामिल थे। आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेता ट्रेवेलियन थे, जबकि HT प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि 1828 से 1835 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो आपको पता होगा 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा ये समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम में भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? तो ये कब समाप्त किया? अभी मैंने बताया 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें सिर्फ 2 चीज़ को छोड़ दिया गया था, चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चार्टर एक्ट जो 1813 था, उसके संबंध में कथन पर विचार करना है, ठीक है। हम लोग विचार कर लेते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। अभी मैंने बताया कि समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है
इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। हाँ, ये भी बात सही है। तीसरा है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ये गलत है। तो एक और दो दोनों सही, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए दिया है आंसर। तो चलिए हम लोग कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं जो कि रिवीजन होते रहे, ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार का एकाधिकार बना रहा, बाकी जितने भी एकाधिकार थे उन्हें समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट में हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्ष के लिए क्षेत्रों का अधिकार राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन एक और दो दोनों सही है, परंतु तीन सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व जो था 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना, ये पद ध्यान रखिएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया? ये अधिनियम था चार्टर अधिनियम 1833। चलिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं दिया हुआ, सिर्फ यही दिया हुआ कि धर्म, जाति और वंशानुक्रम, वर्ण के आधार पर भारतीयों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा या फिर अयोग्य नहीं माना जा सकता है।